हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास, हेल्दी, हैप्पी और हैप्पी होने भी चाहिए भाई। सिलेबस आपको मैं पहले बोल चुकी हूँ, ऑलमोस्ट डन है हमारा, प्राइमरी जूनियर दोनों का। न्यू लर्नर्स हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, क्लासेस पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन किया था हर एक टॉपिक का, हर एक थ्योरी का। और नहीं देखे ना अभी तक क्लासेस तो अटेंड कर लो, प्लेलिस्ट ग्रेट डोर पे मिल जाएगी आपको। सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाय शैली गुलाटी एंड ऑफ कोर्स पेपर 1-2 दोनों के लिए क्लासेस थी। अगर उस क्लासेस में किसी में भी, चाहे अभी की हो, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले की, किसी भी क्लास में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है ना, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ, डाउट्स सारे भगा पाऊँ जल्दी से, वो भी। इंग्लिश पेडागोजी की जो हमारी क्लासेस है ना, ये भी पेपर 1-2 दोनों के लिए हैं। चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की। हम ऑलरेडी ना काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, हर एक टॉपिक डिस्कस करने के बाद। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जानना चाहते हो? आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल एक सैंडविच मेथड की मैं बात कर रही थी ना, जो कल रह गया था, मैं भूल गई एंड में बताना। मैंने कहा था कि मैं एंड में पढ़ाऊँगी, बट वो हम आज डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या था। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो। और अच्छी लगती हो ना मेरी क्लासेस, पढ़ाई हुआ समझ आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। मोटिवेशन की ज़रूरत तो सबको होती है, मुझे भी है, आपको भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दिया करो, और आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज़, जो भी जैसा भी लगता है आपको, और अच्छी लगती हो क्लास तो शेयर कर दिया करो। और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर दो। चलो कॉपी पेन ले लो, नोट्स साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज एग्जाम टाइम में देखो इतना टाइम नहीं होता कि नोट्स बनाओ, तो साथ साथ बनाते चलो। और एक और बात बताऊँ, गुड न्यूज़ हूँ, हमारी जो इंग्लिश पेडागोजी क्लासेस है ना, आई थिंक कल लास्ट क्लास होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा परसों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट हम सीटेट का स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट की पैडागोजी पढ़ना चाहते हो, साइंस की, मैथ्स की, ईवीएस की, हिंदी की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें हम। चलो, तो इंग्लिश पैडागोजी फॉर पेपर 1 and 2 ये मैं बता चुकी हूँ। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉटम अप अप्रोच की। इसमें क्या होता है, लर्निंग स्टार्ट्स विद स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे हिस्से से ही सीखना क्या होता है, शुरू होता है, और फिर वो कंबाइन होके हो जाती है एक बड़ी यूनिट, एक बड़ा हिस्सा। छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को मिला के बन जाती है एक बिगर यूनिट, एक बड़ा हिस्सा। तो सीखना सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? छोटे हिस्से से। पेन ले लेती हूँ, कहो तो लिख भी दे देती हूँ, लिख दूँ। सीखना सबसे पहले छोटे हिस्से से शुरू होता है, लिख दूँ यहाँ पे। सीखना सबसे पहले छोटे हिस्से से स्टार्ट होता है, हिस्सों से शुरू होता है या नहीं होता है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ वैसे। फिर उन्हें जोड़कर बनता है एक बड़ा मतलब, एक बिगर यूनिट बनती है, लेकिन स्टार्ट छोटे हिस्से से होता है। ये हम बात करें बॉटम अप अप्रोच की। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बॉटम से अप की तरफ, ऊपर की तरफ। छोटे से शुरू करते 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 कहाँ जाएंगे? ऊपर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे लेटर्स से, शब्द, देन ध्वनि। ठीक है। फिर क्या हो गया आपका? वर्ड हो गया, सॉरी मैं शब्द बोल गई, अक्षर। लेटर को हम क्या कहेंगे? अक्षर। हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो लेटर्स की, तो लेटर्स हो गए आपके अक्षर। अक्षर से जाएंगे ध्वनि पे, ध्वनि से सीखेंगे शब्द बोलना, शब्द से पूरा वाक्य, फिर आएगा एंड में मतलब, यानी मीनिंग। तो कहाँ से गए? एक छोटे से हिस्से से गए, यानी गए आपके लेटर्स से। अक्षर से गए, देन अक्षर से ध्वनि की तरफ, ध्वनि से शब्द की, शब्द से वाक्य की, और फिर पूरे अर्थ की।
क्लियर हो गया। तो इसमें फोकस किस पे होगा, डिकोडिंग पे होगा। डिकोडिंग मतलब क्या हुआ, रीडिंग द टेक्स्ट पीस बाय पीस। कोई भी चीज़ लिखी है ना तो उसको टुकड़ों में पढ़ना, उसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। फोकस किस पे होगा, डिकोडिंग पे। पूरा मतलब समझने से पहले किसी भी शब्द को हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पढ़ना। समझ आया या नहीं आया? फोकस होता है एक एक करके पढ़ना और पहचानना। फॉर एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, लाइक बी ए टी, बैट। पहले मैंने बोला लेटर बी, साउंड आई, बी ध्वनि, ठीक है ना। फिर आया आपका वर्ड बैट, देन कोई भी सेंटेंस, ठीक है ना, बैट से रिलेटेड सेंटेंस, देन उसका मीनिंग आएगा, अर्थ। मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया भी था बैट का एक। देखो, इमेजिन टीचिंग अ चाइल्ड टू रीड। देखो बच्चे को पहले सिखाया जा रहा है, ठीक है, कोई बच्चा सीख रहा है पढ़ना। सबसे पहले क्या बोलेगा, बी ए टी। सबसे पहले क्या करेगा, शब्द बोलना सीखेगा, लेटर। क्लियर है या नहीं? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ेगा, बी ए टी, देन वो बोल पाएगा बैट। फिर सेंटेंस आ जाएगा, द द बैट इज ब्लैक। उसके बाद उसे उसका मतलब समझ आएगा, जो सेंटेंस है वाक्य का भाई मतलब क्या है। और अंत में मतलब समझ आता है। शुरुआत कहाँ से हुई, एक लेटर से, बी ए टी। छोटे हिस्से में तोड़ तोड़ के किसी शब्द, ये बैट एक शब्द है, ठीक है ना, बैट एक शब्द है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया, पहचान के पढ़ा बच्चे ने। बी ए टी, क्या आया, लेटर, ध्वनि, साउंड, देन वर्ड, देन आगे सेंटेंस, द बैट इज ब्लैक, देन फाइनली वो समझेगा इसका मतलब क्या है। स्टार्टिंग हुई बॉटम से। क्लियर हो गया, बॉटम अप अप्रोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले लेटर रिकॉग्नाइज करना सीखोगे, लेटर क्या है आपको पता हो, देन वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स के बाद कहाँ जाओगे, वर्ड्स आ गए भाई, अब सेंटेंस कहाँ है ना, सेंटेंस हो गया, देन ही तो पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे। डायरेक्ट पैराग्राफ लिख लोगे क्या, नहीं लिख पाओगे। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी बॉटम अप अप्रोच। देखो फॉर एग्जाम्पल लेटर्स है ना, लेटर से कहाँ गए, वर्ड लिखना सीखोगे, वर्ड से फिर कहाँ होगे, सेंटेंस, तभी तो पैराग्राफ तक पहुँचोगे। डायरेक्ट पहुंच जाओगे लेटर से पैराग्राफ, नहीं पहुंच सकते। तो ये है आपकी क्या, बॉटम अप अप्रोच। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। इन इंग्लिश लर्निंग इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल बाय लुकिंग एट ईच स्मॉल पीसेस फर्स्ट। इंग्लिश में ये एक पजल की तरह है, हर एक पीस को हम पहले देखते हैं, पहचानते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को पहचान के फिर उन्हें मिला के हम क्या करते हैं, समझते हैं। सही बात है या नहीं है, बताओ। अंत में मतलब समझ आता है, एक एक करके पढ़ते हैं, पहचानेंगे, पढ़ेंगे कौन सा लेटर लिखा हुआ है। एनी कन्फ्यूजन, डाउट? सिंपल सी बात है, सीखना पहले सबसे छोटे हिस्से से शुरू होता है, बाद में कंबाइन करके बिगर यूनिट में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जोड़कर बड़ा मतलब बनता है, आप ये कह सकते हो। क्लियर है या नहीं है? अच्छा इमेजिन करो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड। न्यू जैसे स्टूडेंट्स क्या कहूँ, जैसे आपको मैं बोलूँ, खाना जब पहली बार बनाना स्टार्ट किया होगा, गर्ल हो बॉय हो, मैगी वैगी तो सबको खैर आती ही होगी, बट वैसे अगर आप कुछ कुक कर रहे हैं, ठीक है ना, आज मन कर रहा है कुछ टेस्टी खाने का, आज क्या बनाया जाए, कोई भी आपकी रेसिपी, नूडल्स, मंचूरियन, कोई भी ले लो, बर्गर ही ले लो, चलो। तो उससे पहले क्या है, बर्गर में क्या करेंगे, वेजीज भी तो डलेंगी, अनियन टमाटो जो भी पसंद है, या आलू टिक्की बना रहे हो, आलू टिक्की भी बनाने के लिए आपको पहले आलू बॉईल करना आना चाहिए, है ना। देन उसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, फिर उसको कैसे सेकते हैं। तो क्या हुआ, अगर आप फ्राइड राइस भी बना रहे हैं तो क्या, पहले तो आपको सब्जियां काटनी आनी होनी चाहिए। चाकू चलाना आता नहीं है, सब्जियां कैसे काटोगे, तो नाइफ़ चलानी आती होनी चाहिए, है ना, कि नाइफ़ कैसे यूज़ होती है, सब्जियां कैसे कटती हैं, चॉप कैसे होंगी। फिर चावल बॉईल करने भी आने चाहिए, फिर उसको फ्राई करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है। ये सारे छोटे छोटे हिस्से मिल गए, क्लियर हुई बात। ये अलग सब्जी काटना, चावल उबालना, देन फ्राई करना, छोटी छोटी स्किल्स हो गई, इन्हें मिलके ही तो बनेगी एक परफेक्ट मील, एक परफेक्ट फ्राइड राइस। किस किस के मुंह में पानी आ गया खाने के नाम से।
इन छोटे छोटे स्टेप्स के बाद ही तो पूरा खाना बनता है, एक टेस्टी सी मील रेडी होती है। होती है या नहीं होती बताओ। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि चलो आज यही खाया जाए, क्लास के बाद फ्राइड राइस खाया जाए, डिमांड की जाएगी मम्मी से। नेक्स्ट आ जाती है टॉप डाउन अप्रोच। अब हम पहले नीचे से ऊपर गए थे ना, अब आएंगे ऊपर से नीचे। टॉप डाउन अप्रोच। अब इसमें लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पूरे मीनिंग से। पहले मीनिंग बताया जा रहा है या कॉन्टेस्ट, फिर छोटी 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 डिटेल्स तक आया जाएगा। सबसे पहले बात किसकी हो रही है? मीनिंग की। समझ आई बात या नहीं आई? सीखना पूरे अर्थ या संदर्भ से शुरू होता है, किस में? टॉप डाउन अप्रोच में। टॉप से जा रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो समझ जाओ टॉप, अपर से डाउन, नीचे की तरफ, कंप्लीट से जाएंगे नीचे पीसेस की तरफ। अब ठीक है, सीखना क्या होगा अब इसमें? सीखना पूरे अर्थ या संदर्भ से शुरू होता है, और प्लीज़ क्लासेस अच्छी लगती हो ना, सब समझ आ जाता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं। लॉस आपका ही होगा, बेनिफिट लेना है तो क्लासेस अटेंड कर लो डेली, और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि अपडेट्स मिलती रहें। न्यू क्लासेस जो स्टार्ट होंगी नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो भी आपको अपडेट मिल जाए कब होंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो फिर क्या होगा? छोटे छोटे हिस्सों पे ध्यान दिया जाता है। फिर छोटे छोटे हिस्सों पे ध्यान दिया जाता है। क्लियर है या नहीं? रीडर यूजेस बैकग्राउंड क्लूज टू अंडरस्टैंड। जो रीडर होगा, पढ़ने वाला बच्चा जो भी हो गया, जो भी पढ़ रहा है, वो पहले अपने जो बैकग्राउंड क्लूज हैं उसका इस्तेमाल करेगा चीज़ों को समझने के लिए, अपने अनुभवों का इस्तेमाल करेगा। समझ आई? ये हो गई आपकी टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर है या नहीं? ये रेस करूं? रीडर पहले क्या करेगा? पाठक सबसे पहले अपने अनुभव और संदर्भ के संकेत इस्तेमाल करता है ना, समझने के लिए। फोकस किस पे होगा? फोकस इन सन कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। अरे ये मैंने क्या लिख दिया? सन क्यों लिख दिया? ऑन है ये फोकस। एक मिनट, इसे रफ ही कर दूँ, इसे हटा दो, है ना। ये मैंने एन गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा फोकस इज ऑन, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, डिटेल्स लेटर। यानी पहला सारा फोकस किस पे होगा? कॉम्प्रिहेंशन पे होगा, देन होगा डिटेल्स पे। समझ आया नहीं? सबसे पहले समझने पे फोकस है, मीनिंग की बात होगी, ओवरऑल मीनिंग समझाया जा रहा है, बाद में छोटे छोटे जो डिटेल्स हो गई उस पे जाएगा ध्यान। शब्दों और विवरण पर बाद में फोकस होगा, पहले किस पे होगा? समझने पे, मतलब पे, मीनिंग पे। एग्जाम्पल, यू हियर द सेंटेंस यस्टरडे इट रेन्ड हैवीली एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्लडेड, यू गेस इट फ्रॉम द कॉन्टेस्ट रेन वाटर स्ट्रीट्स। समझ आया? एक सेंटेंस है जो आपने सुना, यस्टरडे इट रेन्ड हैवीली एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। ठीक है जी, आपने सुन लिया कल बहुत बारिश हुई, है ना, यहाँ लिख देती हूँ, कल बहुत बारिश हुई भाई। कल क्या हुआ? बहुत बारिश हुई। इसका वैसे तो हिंदी में मतलब ही है, कल बहुत बारिश हुई और सड़कें पानी से भर गई। कल बहुत बारिश हुई, सड़कें पानी से भर गई। इसका मतलब हुआ किसका? यस्टरडे इट रेन्ड हैवीली एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। अब आपको फ्लडेड का मतलब पता ही नहीं है, ठीक है ना, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्लडेड, लेकिन गेस कर लिया आपने। कैसे किया? पानी है, रेन है, स्ट्रीट्स है, गलियाँ हैं, आपका दिमाग काम करा और आपने गेस कर लिया कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। क्लियर है या नहीं? भर गई, फ्लडेड मतलब भर गई, तो आपने क्या किया? गेस किया। पूरा मतलब आपको समझ आ रहा है, पर आपको प्रॉपरली स्पेसिफिक इस वर्ड का मतलब नहीं पता, बट पूरे सेंटेंस से आपने समझ लिया, गेस कर लिया, आपने अंदाज़ा लगा लेते हैं। सही बात है या नहीं? इन रीडिंग यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया फर्स्ट, देन फिगर आउट द मीनिंग ऑफ अ नोन वर्ड्स। अब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें मेन आइडिया समझ आ जाता है, भले ही हमें कभी बार स्पेसिफिक
वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता, बट क्या होता है हम उसे फिगर आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, गैस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। एग्ज़ाम में होता है नहीं होता, एग्ज़ाम में भी होता है, क्योंकि हमें हर पैसेज तो आता नहीं होता है, ऐसे ऐसे पैसेज में भी ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बस ऊपर से ही चले जाते हैं, होता है। तो हम गेस करते हैं ना आसपास के वर्ड्स जो नोन वर्ड्स हैं जिनका हमें मतलब पता है, तो हम गेस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। चलो, अच्छा कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लग रही हो क्लास तो भी बताइएगा। अब आ जाते हैं आपका बिक्स, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। अच्छा एक बता रही हूँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल ऑप्शन आ सकता है आपका जब स्पेलिंग से रिलेटेड, या कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, इस टाइप से कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस आते हैं अगर आपसे इसकी बिक्स की फुल फॉर्म पूछ ली तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो ये क्या है, डेली जो हम बातचीत करें ना, एवरीडे कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ लैंग्वेज, जो डेली हम अपने घर में बात करें, मम्मा पापा भाई बहन, ये वो भाषा है जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-2 ईयर्स में इजीली ये लर्न हो सकती है, बच्चा सीखता है, बोलता है, ये चीज़ जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में जो हम कन्वर्जेशन करते हैं ना, ये वो है फेस टू फेस फैमिली और सिचुएशन में जो हम बोल रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, जो ये हो गई हमारी BICS बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। सिंपल है, लैंग्वेज क्या है, सिंपल है, सपोर्टेड बाय गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस एंड टोन। एक्सप्रेशन, टोन और गेस्चर से ये क्या करें, समझी जा सकती है या नहीं, हमें मदद मिलती है, हाव भाव से हम समझ जाते हैं कि भाई गुस्से में बोल रहा है कोई या खुशी में, है ना, प्यार से बोल रहा है या ताने मार रहा है, तो हम ये चीज़ समझ जाते हैं। भाषा सरल होती है और इशारे और हाव भाव से मदद मिलती है, ये कह लो सिंपल। आमने सामने की बातचीत हो गई, आप अपने रिलेटिव से, नेबर से, फ्रेंड से बात करें, ये वही कह सकते हो स्किल है, कम्युनिकेटिव स्किल्स है। क्लियर है या नहीं, नॉर्मली हम मिलते हैं हाय हाउ आर यू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाउ आर यू, कोई बात नहीं, मैं हाउ लिख देती हूँ, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, लेट्स प्ले क्रिकेट, नॉर्मल लैंग्वेज है, हेलो कैसे हो, मैं ठीक हूँ थैंक यू, आप कैसे हो, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो आज लंच पे चलते हैं, चलो मूवी चलते हैं। तो ये सब क्या है, नॉर्मल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ये हो गया आपका एग्जाम्पल बिक्स का, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स का। आ स्टूडेंट कैन चैट विद फ्रेंड्स इन इंग्लिश, एड्रेसेस इवन इफ दे स्ट्रगल इन इंग्लिश एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ, भले ही एक बच्चा है इंग्लिश एग्ज़ाम में, भैया बहुत उसे एकदम पसीने छूट जाते हैं, भैया इंग्लिश एग्ज़ाम में कैसे करूँगा, फिर भी वो इंग्लिश में बातचीत कर पा रहा है, हाय हाउ आर यू, ये सब नॉर्मल है, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ डू यू डू, आर यू ओके, आई एम सॉरी, सीरियसली, ओ रियली, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेट्स प्ले क्रिकेट। ये सब क्या है, ये सब लाइंस नॉर्मल इंग्लिश हम लोग क्या है बोल रहते हैं, भले एग्ज़ाम में पसीने छूट जाए, लेकिन ये इंग्लिश हम चैट में फ्रेंड से कर सकते हैं, करते हैं या नहीं। अब इमेजिन, चलो मेरे ग्रेट डोर फैमिली, इमेजिन 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 आप जा रहे हो कहीं घूमने, कहाँ जाओगे, कहाँ भेजा जाए आपको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी चलो, वहाँ भाई जा रहे हो। अब वहाँ पे आपको ग्रामर रूल्स तो नहीं पता है ना, आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में कन्वर्सेशन, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप हेलो हाय, वेयर इज़ माई रूम, मतलब कुछ ऐसे ही लर्न्स कर लेते हो जिससे काम चला हो जाती है, काम चल जाता है, भले प्रॉपर आपकी फ्लुएंट इंग्लिश ना हो, है ना, एकदम बढ़िया करके ना हो हर एक चीज़, ग्रामर परफेक्ट एवरीथिंग नहीं, लेकिन आप फिर भी बोल लेते हो, कुछ सेंटेंसेस मैंने याद कर लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रूम कहाँ है, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या फिर इंडियन रेस्टोरेंट जाना हो तो मतलब कुछ कुछ मेन लाइन्स आपने लर्न कर ली। तो ये हो गया आपका क्या, BICS यानी पिक्स होता है ये, नॉर्मल कन्वर्जेशन जो हम करते हैं जिस लैंग्वेज में, वो कम्युनिकेटिव स्किल्स। देन आ जाता है आपका CELP, क्या, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और प्लीज़ फुल फॉर्म याद कर लो, अलग अलग ऑप्शन आएंगे ना 4, सब आपको सही लगेंगे, कॉग्निटिव की जगह कॉग्निशन, एकेडमिक लैंग्वेज इस और प्रोफिशिएंसी हो, सही से नहीं पढ़ा होगा तो आप कॉग्निशन वाले पे टिक कराएंगे, और कॉग्निटिव भी लिखा हो या कुछ और भी लिखा हो सकता है, लैंग्वेज की जगह कुछ और लिख दिया, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि यही आएगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स नीडेड फॉर स्कूल्स, ये इसमें आ जाएंगी एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम पेपर देते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल्स में जो यूज़ होती हैं वो होती है आपकी कैल
समझ आई बात या नहीं आई, ये बताओ किसे किसे बात मेरी समझ आई। पढ़ाई, परीक्षा, स्कूल में जो भाषा ज़रूरी है कि एक्चुअली उसके लिए ज़रूरी कौशल है ये कैल्प, एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स जो गई, ये कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं आपकी पढ़ाई में, स्कूल टाइम, एग्ज़ाम टाइम में, इन सब में ये इस्तेमाल होती है लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल। इसे सीखने में टाइम लगता है, 5 से 7 साल लग जाते हैं। सिंपल नहीं है, ये जटिल है। बिग सिंपल है बट ये जटिल है क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखना है। सेंटेंस प्रेजेंट है क्या लगेगा, पास्ट है क्या लगेगा, फ्यूचर है क्या लगेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी, एस कहाँ लगेगा, हैज़, हैव, सब कुछ आपको रूल्स पता होने चाहिए परफेक्ट तरीके से। तो वो हो गई आपकी एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स हो गई, बहुत ज़रूरी है ये। इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज इन रीडिंग। टेक्स्ट बुक में हर चीज़ परफेक्ट लिखी होती है ना, ग्रामर रूल्स के सब हिसाब से हर चीज़। ऐसे लिख रहे हो, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई टर्म है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसे समझना। आप कोई डिबेट भी दे रहे हो, कोई प्रेजेंट कर रहे हो, तो कोई टॉपिक दे दिया तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। इंग्लिश में भाई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हर चीज़, ग्रामर, रूल, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलती ना हो। वो है आपका कैल्प, जिसमें इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। रूल्स वगैरह सब प्रॉपर होने चाहिए इंग्लिश में जो होते हैं। क्लियर है या नहीं? किताब पढ़ना, निबंध लिखना, कोई चीज़ समझना, तो वो सब किस में आ जाएंगे, आपकी कैल्प में ही आ जाएंगी। इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, हाइपोथेसिस है, कंपेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, समराइज हो गया, ये सब क्या है, कैल्प के ही एग्जाम्पल हैं। इन एन एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिक्वायर्स एडवांस्ड वोकेबुलरी, ग्रामर एंड थिंकिंग। अभी क्वेश्चन आ गया भाई पेपर में, डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो भाई दिमाग का भी काम है ना, हर चीज़ सोच के लिखोगे। वोकेबुलरी भी अच्छे से होनी चाहिए, ग्रामर में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या रिक्वायर्ड एडवांस वोकेबुलरी, ग्रामर एंड थिंकिंग। इसमें अब 3-4 लाइन से काम नहीं चलेगा, जैसे बिक्स में चल रहा था, 3-4 लाइन कर ली लर्न, हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। नहीं जी, इसमें प्रॉपर आपकी एडवांस वोकेबुलरी की भी नीड है, ग्रामर की भी नीड है, और थिंकिंग की भी नीड है। क्लियर है या नहीं? यानी वोकेबुलरी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, शब्दावली। शब्दावली, सोच चाहिए, ग्रामर भी चाहिए, इसके लिए चाहिए या नहीं? इस एग्ज़ाम में या इस क्वेश्चन का एग्ज़ाम आंसर देने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन डेली लाइफ यू माइट सी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। आप नॉर्मली डेली लाइफ में ये वर्ड बोलते हैं, ठीक है। हमने आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, या फिर कुछ भी जो भी आपने लैंग्वेज जो बचपन से पढ़ी, ठीक है। हमें ये बात पता है कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमने बोल दिया प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये हो गया बिक्स। हमने कुछ लाइन हमें दिमाग में फिट है बचपन से ही एकदम दिमाग में कि ये चीज़ ऐसे होती है। क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर होगा प्लांट का। तो ये सब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमारे माइंड में एकदम फिट है ना, कि हमें कोई पूछेगा हाय हाउ आर यू, हमें बोलना है आई एम फाइन थैंक यू। तो ये चीज़ हमें पता है, ये है बिक्स। बट इन साइंस क्लास यू मस्ट से प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, कैल्प, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। आप साइंस क्लास में, ये तो चलो नॉर्मल चल जाएगा, आपने बोल दिया प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ओके फाइन। बट अब आप भाई पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अब क्वेश्चन आ गया है ना, बताओ प्लांट्स का, तो आप क्या प्रॉपर लिखोगे, प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है वोकेबुलरी पे भी, ग्रामर पे भी, और हर चीज़ परफेक्ट हो यानी सही लिखा हो। तो ये हो गया आपका कैल्प, CALP कैल्प। ओके, क्लियर है जी? आगे बढ़ूँ। अब हम बात करेंगे स्टीफन क्रेशन जी की। क्या ये थे एक फेमस लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशन रिसर्चर। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, पेन ले लेती हूँ। मशहूर भाषाविद, यहाँ पे लिख दिया जाए, मशहूर भाषाविद और एजुकेशन रिसर्चर यानी और शिक्षा शोधकर्ता। उन्होंने दिया क्या, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी उन्होंने। कैसे लोग जो हैं दूसरी भाषा को प्राकृतिक रूप से, कैसे नेचुरली, कैसे क्या करते हैं, सीखते हैं। इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस दिए इस थ्योरी में। इनकी थ्योरी बनी हुई है एक्चुअली 5 मुख्य हाइपोथेसिस से, 5 मुख्य विचार से यानी आइडियाज से, ठीक है। तो इन्होंने क्या दी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी।
तो जल्दी से देखते हैं इनकी थ्योरी। चलो, सबसे पहले जो 5 इन्होंने विचार दिए, आइडियाज़ दिए, तो पहले हम बात करते हैं। पहला विचार इनका था एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन का मतलब होता है जब बच्चा बिना किसी ग्रामर रूल के नॉर्मली लैंग्वेज को नेचुरली लर्न करता है, अपने मम्मी पापा से सुन के, भाई बहन से सुन लिया। कहते हैं ना बच्चे सुन के बहुत जल्दी सीखते हैं, समझते हैं, वही बोलने लगते हैं। तो सुन के बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं। आप कोई बात बोल दो, बच्चा फ़ौरन कैच कर लेगा। अभी आप कुछ बोल दो, और कहते हैं ना बच्चों के सामने सोच समझ के बात करो। कुछ लोग होते हैं अपने मेड सर्वेंट से अगर गलत बोले तो बच्चा भी वैसे ही बोलेगा। तो ये क्या है? ये है एक्विजिशन। क्लियर हुआ या नहीं? एक्विजिशन को हम कहेंगे अधिग्रहण। ठीक है ना? खुद बच्चा क्या है, अपने आप जो है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख रहा है। लर्निंग वो हो गई जिसमें देखो आप स्कूल जा रहे हो और प्रॉपर तरीके से चीज़ सीख रहे हो, ग्रामर रूल सीख रहे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस सीख रहे हो। ये हो गई लर्निंग। तो दो तरीके से हो सकती है। एक हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज, जो हम बात हो रही है कि इन्होंने जो दी सेकंड लैंग्वेज लर्न एक्विजिशन थ्योरी दी इन्होंने, उसमें 5 मुख्य विचार थे, जिसमें पहला था एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग हाइपोथेसिस। तो ये समझ आ गया। इसका एग्जाम्पल मैंने ऐड किया होगा। एक्विजिशन देखो किसकी तरह, एक लाइक अ बेबी लर्न, जैसे बच्चा नेचुरली लर्न करता है। और लर्निंग क्या है? एक स्टूडेंट स्टडीज है, बच्चा स्कूल जाता है और कॉन्शियसली उस चीज़ को सीखता है, समझता है, पढ़ता है। देन सेकेंड विचार था इनका, आइडिया वो था मॉनिटर हाइपोथेसिस। व्हेन वी स्पीक और राइट, our learned knowledge works like a monitor or editor to check mistake। जब हम कुछ बोलते हैं और लिखते हैं ना, तो जो चीज़ हमने सीखी होती है, हमारा जो माइंड है ना, जो हमारे माइंड में ग्रामर रूल्स हैं जो हम सीखे हुए हैं, वो भाई एक मॉनिटर और एडिटर की तरह काम करता है, एक चेक मिस्टेकर्स की तरह। चेक मिस्टेक्स कैसे? देखो, हमने कोई चीज़ बोली, मैंने कोई चीज़ बोली, मैंने कोई चीज़ लिखी। मुझे पैडागॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे आते हैं। इमेजिन, ठीक है, मैं इमेजिन क्या सच है, इमेजिन क्या बोल रही हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल। तो अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ ना, जैसे अभी वो एन बीच में आ गया, तो मुझे पता था ये एन नहीं आएगा, ये इज़ ऑन है। फ़ौरन मेरे दिमाग ने क्या किया, अपना काम शुरू किया कि भाई जो मेरी नॉलेज है वो बता रही है यहाँ पे ये लाइन गलत लिखी है, क्या लिखा होना चाहिए? इज़ ऑन लिखा होना चाहिए, बट मैंने इसे गलत लिख दिया। तो मैंने फ़ौरन उस चीज़ को क्या किया, एडिट कर दिया। आप लोग के सामने अभी किया ना, इज़ ऑन कर दिया, और वो गलत लिखा हुआ था, सन लिख दिया था ऑन की जगह, और साथ में भी इन लिख दिया था इसकी जगह, इन सन लिख दिया था, होना चाहिए था इज़ ऑन। तो मेरा दिमाग जो है वो स्टार्ट हो गया काम करना कि भाई आपने गलत लिख दिया मैम। तो मैंने क्या किया, उसको उसी टाइम एडिट कर लिया। तो यही है क्या, मॉनिटर हाइपोथेसिस। क्लियर है? बताओ, कंफ्यूजन है तो भी बताओ मुझे। एनी कंफ्यूजन? जो ग्रामर जो हमने सीखी है, तो वो फ़ौरन दिमाग बताएगा कि यहाँ आप गलत हो, और हम फिर फ़ौरन अपनी गलतियों को सुधारते हैं एडिट करके। चेकर की जगह हमारा दिमाग काम करता है, जो हमने सीखा हुआ होता है ना उसमें। लेकिन भाई इसके लिए टाइम भी होना चाहिए, है ना, फोकस होना चाहिए करेक्टनेस पे। और आपको रूल्स, अगर मुझे रूल्स ही नहीं पता होंगे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर या कुछ भी, या मुझे सिलेबस नहीं पता होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे? वैसे मुझे रूल्स नहीं पता होंगे तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी कैसे? तो वो भी ज़रूरी है मॉनिटर हाइपोथेसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्पीकिंग फास्ट इन इंग्लिश एज एट अ पार्ट, यू डोंट स्टॉप टू थिंक ऑफ एवरी ग्रामर रूल। अब कई बार होता है ना, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम स्कूल में, चलो स्कूल में तो कम अब होती है अभी भी, इंटरनेशनल स्कूल्स ऐसा नहीं है, बहुत कम स्कूल्स हैं, पर काफ़ी स्कूल्स में हो गया कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करनी है। या आप जॉब कर रहे होंगे तो भाई इंग्लिश बोलनी है ऑफिस में, तो होता है ना हम फ्लुएंटली बोलते चले आते हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई कहीं मैंने कुछ ग्रामर रूल गलत अप्लाई तो नहीं किया, हम बोलते चले आते हैं फ्लुएंटली। तब हमारा मॉनिटर होता है ऑफ, जो हमारा माइंड चेकर है वो ऑफ है, जब हम जल्दी जल्दी फ्लुएंटली बोलते हैं। हम नहीं सोचते कि हमने यहाँ लाइन याद भी नहीं होगा कहाँ पे क्या मैंने इस बोला था या आर, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। होता है ना, ये चीज़ सोचने का टाइम नहीं होता, फ्लुएंटली नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप रुकेंगे, रूल्स सब चेक करेंगे, मैंने सही रूल्स हर जगह अप्लाई करे हैं, फिर आप करेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, तब आपका दिमाग का मॉनिटर जो है वो क्या है, ऑन है। दिमाग का जो चेकर है ना वो ऑन है कि भाई कहाँ गलती की, और जहाँ पता है वहाँ पे उसको करेक्ट करेंगे। क्लियर है? कंफ्यूजन हो तो बता देना। देन आ जाता है क्या, देन आ जाता है मॉनिटर ग्रामर स्पेल चेक। अरे ये तो वही हो गया, मॉनिटर क्या है, एक ग्रामर स्पेलिंग चेकर है आपके दिमाग का।
ये तो नॉर्मल है जो मैंने अभी बता दिया, जो मॉनिटर आपके दिमाग में फिट है। दिमाग का ग्रामर स्पेल चेक करो, फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई कहाँ गलत हो। फिर आ जाता है आपका थर्ड वाला, ये है आपका नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। चलो जल्दी से देखते हैं। लैंग्वेज रूल्स आर लर्न इन अ नेचुरल सीक्वेंस, सम थिंग्स कम अर्लियर अदर्स लेटर, नो मैटर हाउ यू टीच देम। देखो लैंग्वेज रूल्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में, एक नेचुरल सीक्वेंस में ही सीखे जा सकते हैं। जो चीज़ पहले आएंगी, कुछ चीज़ें पहले आएंगी, कुछ चीज़ें बाद में आएंगी। नो मैटर हाउ यू टीच देम, आप चाहे उसे कैसे भी सिखा रहे हो, कैसे भी समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, लेकिन जो चीज़ नेचुरल सीक्वेंस है वो तो रहेगा ही। समझ आई बात, नहीं आई बताओ जल्दी। किसी भी तरीके से सिखाएं, लेकिन जो नेचुरल सीक्वेंस है, एक तय नियम है, वो तो रहेगा ही। एक तय क्रम जो है, जैसा है वो वैसा रहेगा। अब बच्चा है, पैदा होते ही उसे भगाना थोड़ी शुरू कर दोगे। कितना भी कोशिश कर लो, भाग लेगा नहीं। पहले बच्चा बड़ा होगा, हल्का हल्का क्रॉल करेगा, फिर उठने की कोशिश करेगा, फिर उठ के खड़े होने की कोशिश करेगा, पकड़ के बैलेंस बनाने की, फिर चलने की, चलने लगेगा तभी तो दौड़ना शुरू करेगा। ये थोड़ी है बस क्रॉल होते ही भागना शुरू कर देगा बच्चा, या फिर बस पैदा होते ही क्रॉल नहीं करेगा, डायरेक्ट भाग लेगा। कैसे भी आप सिखाने की कोशिश करो, बट एक सीक्वेंस जो है वो तो है ना। वैसा ही इसमें नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में लैंग्वेज रूल्स जो हैं वो एक नेचुरल सीक्वेंस में, एक तय क्रम में ही सीखे जा सकते हैं। उसी में ही सीखे जाते हैं, चाहे आप कैसे भी उसे पढ़ा लो। जो चीज़ पहले सीखने की है वो पहले ही सीखी जाएगी, है ना, चाहे आप किसी भी तरीके से सिखा लो। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन लर्निंग इंग्लिश, देखो यूजुअली हम लोग समझते हैं, पढ़ाया जाता है बच्चों को आईएनजी लगाना, अंडरस्टैंडिंग, रनिंग, प्लेइंग, इस टाइप से आईएनजी लगाना यूज़ कैसे होता है वो सिखाया जाता है। बाद में कि कहाँ एस ई एस लगेगा वो सब। तो हर चीज़ एक सीक्वेंस में होती है। बच्चा वही देखो एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखा है, बच्चा पहले क्रॉल करेगा, देन वॉक, देन लैंग्वेज होगी। ऐसे ही होगी वो भी, नेचुरल स्टेप बाय स्टेप ही बच्चा सीखेगा। नेचुरल ऑर्डर इज इक्वल टू लैंग्वेज गोज लाइक अ प्लांट। नेचुरल ऑर्डर एक कैसा है, जैसे कि एक लैंग्वेज जो है वो कैसे ग्रोगी, पौधे की तरह, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप पौधा होता है। एक ऐसा नहीं है आज आपने भैया बीज डाले, ये रहा हमारा पौधा प्यारा सा सुंदर सा, आज आपने इसमें जो है बीज डाल दिए, ये रहे बीज, ये मिट्टी है। अब आपके एक ही दिन में इतना बड़ा पौधा बना लोगे, नहीं। हल्की सी पहले लीव्स आएंगी, फिर थोड़ा और बड़ा होते 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 फिर इसमें फूल भी आ जाएंगे, है ना। तो हर चीज़ क्या है कि स्टेप बाय स्टेप होगी। बहुत थोड़े से बेचारा शुरू होगा, स्टेप बाय स्टेप ही तो यहाँ तक पहुँचेगा, फिर बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स, कुछ भी ले लो, है ना। तो हर चीज़ क्या होती है, एक सीक्वेंस में होगी। क्लियर है या नहीं है। भाषा पौधे की तरह बढ़ती है, कदम दम कदम, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आगे बढ़े, चलो हम भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा इनपुट हाइपोथेसिस। वी लर्न लैंग्वेज व्हेन वी अंडरस्टैंड स्लाइटली मोर डिफिकल्ट इनपुट दैट वी ऑलरेडी नो। हम भाषा सीखते हैं कब, जब हम समझते हैं थोड़ा सा और उसका लेवल होता है ना, साथ साथ का चीज़ें जोड़ जोड़ के कह सकते हो। यहाँ पे ना मेंशन कर देती हूँ, जब हम भाषा सीखते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, हम तब भाषा सीखते हैं, तब भाषा सीखते हैं जब हमें अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी कठिन भाषा मिलती है। मिलाती लिख दिया बातें करते करते आपसे मैंने, मिलती है। मतलब हमें जो चीज़ पता है उससे एक लेवल अप। कृष्ण ने इसको क्या बोला, I+1 बोला। आई का मतलब हो गया जो हमें पता है, वॉट वी नो, +1 हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, एक लेवल ज़्यादा। 2 नहीं करना है, सिर्फ 1+ लेवल। अब इसके इतना तक तो बच्चा सीखेगा, पर यहाँ के बच्चे को आप इस लेवल का नहीं सिखा सकते। फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप फोर्थ का नहीं सिखा सकते, है ना। जो फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ को थोड़ा बहुत कनेक्ट करके आप सिखा सकते हो, बट एकदम आप लेवल अप नहीं कर सकते हो। कृष्ण ने इसको क्या बोला, I+1। आई मतलब व्हाट वी नो, एंड +1 क्या है, लिटिल मोर, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो हम तब भाषा सीखते हैं जब हम अपनी समझ से थोड़ी कठिन भाषा सीखें। हमने जो चीज़ सीखी हुई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नो, आपको पता है आई ईट एप्पल्स, आपको पता है आई ईट एप्पल्स, ये है आई, व्हाट यू नो, है ना। और
आपने सुना फिर आई एम ईटिंग एप्पल्स, ये है +1। यू कैन गेस मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्रूव। अब आपको इसका मतलब समझ आ गया कॉन्टेक्स्ट से, और अब आप इसे इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे। तो ये हो गया आपका I+1। बताओ क्लियर है या नहीं है? अगर आप जानते हैं आई ईट एप्पल्स और आप सुनते हैं आई एम ईटिंग एप्पल्स, तो क्या हुआ? ज़्यादा लेवल अप नहीं हुआ, कितना हुआ? सिर्फ +1 हुआ ये। तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं इसका मतलब जो लिखा हुआ है, और फिर इम्प्रूव करते हैं, सीख जाते हैं आप मतलब समझ के। वॉचिंग कार्टून्स इन इंग्लिश दे यूज सिंपल वर्ड्स यू नो प्लस सम न्यू वंस यू कैन गेस। अब आप कोई इंग्लिश मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ देख रहे होंगे आजकल, तो क्या होता है, कुछ होते हैं जिनका मतलब पता होता है, कुछ होते हैं जिनका मतलब नहीं पता होता, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है ना। ओवरऑल आप मीनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको इतनी आती है, नॉलेज है आपको, कुछ आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको और ऐड कर दिया जाता है, +1 हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं और फिर समझ जाते हैं उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ के फिर आप क्या करते हैं, उसे सीखते हैं, समझते हैं, इम्प्रूव करते हैं, फिर आप उसे यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स। इनपुट हाइपोथेसिस स्टेप बाय स्टेप चैलेंज, नॉट टू इजी नॉट टू हार्ड। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप चैलेंज है, ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर है या नहीं? आसान से थोड़ा कठिन, लेकिन इतना भी नहीं कि समझा ना जा सके, है ना। इनपुट हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं आसान से थोड़ा कठिन है, ये कह सकते हो, आसान से थोड़ा कठिन है, बट इतना भी नहीं है कि आप समझ ना पाए इसको, इतना भी नहीं है कि नहीं समझ पाए। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, emotions can block or help language learning. If you are relaxed, confident and motivated, you learn better. If you are anxious, shy or stressed, learning get blocked. अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, चलो बताती हूँ। देखो, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस का मतलब, देखो हमारा जो मूड होता है ना, उस पर भी लर्निंग डिपेंड होती है। अब आप परेशान बैठे हो, है ना, किसी बात को लेके टेंशन में हो, लर्निंग नहीं अच्छी होगी, स्लो होगी, या हो सकता हो ही ना। खैर मेरे साथ होता है, अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, उस लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन कितना भी लेके बैठ जाऊँ, लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ कि सोचती हूँ आपकी पीपीटी कर लूँ रेडी कुछ, और 1.5 घंटे वाली में और 2 घंटे लग जाते हैं। तो होता है, नॉर्मल है ये चीज़। अगर आप खुश हैं, हैप्पी हैं, है ना, काफ़ी खुश हो, एक्साइटेड हो, आपको आज घूमने जाना है, जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट करना है, तो आपकी लर्निंग भी क्या होगी, फास्ट होगी। आप कोई चीज़ अगर अपने मन से कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, आपको कोई चीज़ किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप उसको खुशी से करते हो, तो लर्निंग क्या होगी, बेहतर होगी। और अगर आप स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, शाई फील कर रहे हो, तो भाई लर्निंग क्या होगी, वो स्लो होगी, धीमी होगी। तो इमोशंस जो है ना, वो ब्लॉक भी करते हैं और मदद भी करते हैं भाषा को सीखने में, मदद भी करते हैं और रुकावट भी डालते हैं। रिलैक्स्ड हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, लर्निंग बहुत बेहतर होगी। और यही आप क्या हो, डरे हुए हो, शर्मीले हो, शाई हो, स्ट्रेस्ड हो, शर्मीले हो, पूछोगे ही नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो गया, लर्निंग भी क्या होगी, लो होगी, सीखना रुक जाएगा। A student who is scared of making mistakes in English classes may stay silent. देखो होता है, बच्चे डरते हैं, कई बच्चे होते हैं क्लास में डरते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ बोली, कोई लाइन बोली, मुझसे इंग्लिश में कोई गलती हो गई, तो मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर मुझसे गलती हो गई तो मैम डांटेंगी, सब मुझ पे हंसेंगे, बैचमेट्स हंसेंगे, फ्रेंड्स हंसेंगे, तो भाई इस चक्कर में लर्निंग होगी ही नहीं, लर्निंग बहुत धीमी होगी, बहुत स्लो होगी। और यही अगर आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्लासरूम का एक पॉजिटिव हो, तो बच्चा कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखेगा, सवाल जवाब भी करेगा, पूछेगा भी, कोई दिक्कत है तो भी फ्रीली बोल सकेगा, तो लर्निंग भी हाई होगी। तो आपको एक पॉजिटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही क्रिएट करना चाहिए, और बच्चे डरे ना, क्लास में अपनी बात रख पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। क्लियर है? अफेक्टिव फिल्टर मूड गेट मूड्स ओपन इट, फियर क्लोजेस इट। मूड अच्छा होगा तो जल्दी सीखोगे, और डर रहेगा तो गेट हो गए आपकी बंद लर्निंग के। समझ आई बात या नहीं है, बताओ। मूड का दरवाजा है अफेक्टिव फिल्टर, यहाँ लिख दूँ, क्या है, मूड का दरवाजा यानी मूड गेट है। अच्छा मूड होगा तो अच्छा मूड खोलेगा, है ना, गेट खुल जाएगा लर्निंग का, और डर में क्लोज हो जाएगा गेट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
कल मैं बात करी थी ना एक सैंडविच मेथड की, तो यही है वो सैंडविच मेथड। इसके और भी नेम्स हैं, जैसे जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं बाइलिंगुअल सैंडविच टेक्निक, बाइलिंगुअल सैंडविच टेक्निक बोलते हैं हम इसे। और क्या बोलते हैं हम इसको, हम कह सकते हैं इसे L1 L2 L1 मेथड। और क्या कह सकते हैं हम इसको, 3 स्टेप, एक सेकेंड, 3 स्टेप ट्रांसलेशन मेथड। क्यों बोलते हैं हम इसको 3 स्टेप ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल सैंडविच मेथड टेक्निक, L1 L2 L1 मेथड, सैंडविच मेथड, क्योंकि ये सैंडविच ही है, समझ लो। इसमें क्या होता है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है। ये क्या एक फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक है, ऑनेस्टली, है ना। एक टेक्निक है दूसरी भाषा को सिखाने की, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश सिखाने की क्या है, एक पढ़ाने की एक टेक्निक है ये सैंडविच मेथड जो है। समझ आई बात या नहीं आई? The teacher says a word or sentence in the target language, then gives the translation in the learner's mother tongue, then repeats it again in the target language method. समझ आया? चलो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को इंग्लिश में सिखा रहे हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्या है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ये क्या हो गई, बच्चे की मदर टंग हो गई। देन अगेन आप जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। तो ये क्या सैंडविच ही तो हो गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं बाइलिंगुअल सैंडविच टेक्निक, क्योंकि इसमें 2 भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। एक वो जो आप सिखा रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज, दूसरी जिसकी हेल्प से सिखा रहे हैं जो मदर टंग हो गई। L1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो गई आपकी टारगेट लैंग्वेज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, लैंग्वेज 2, देन फिर से लैंग्वेज 1 गुड मॉर्निंग। और 3 स्टेप ट्रांसलेशन मेथड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 स्टेप्स आते हैं इसमें। समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बता दो। देखो, दिस पैटर्न इज लाइक अ सैंडविच, ये है हमारी ब्रेड। चलो, ब्रेड होती है ना, ब्रेड का पीस, आई नो ऐसी नहीं होती है, अब यहाँ से तो सैंडविच ऐसा ही दिखेगा, है ना। ये है ब्रेड, इस पे आपने आलू की स्टफिंग लगा दी, टेस्टी टेस्टी सी स्टफिंग, मिडिल लेयर, है ना, टेस्टी, फिर ऊपर ब्रेड लगाते हो, तो ये हो गई आपकी क्या, टारगेट लैंग्वेज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हिंदी में, देन फिर से टारगेट लैंग्वेज गुड मॉर्निंग। फर्स्ट लेयर होगी टारगेट लैंग्वेज, दूसरी होगी मदर टंग, उसमें आप ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर है या नहीं है बताओ? माई नेम इज शैली गुलाटी, मेरा नाम शैली गुलाटी है। माई नेम इज शैली गुलाटी, ये हो गई आपकी टेक्निक इंग्लिश सिखाने की। क्लियर है? पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, सो दैट स्टूडेंट्स इमीडिएटली अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्टिल गेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। इससे क्या इमीडिएटली बच्चा मतलब समझ जाता है, क्योंकि आप मतलब बता रहे हो, माय नेम इज शैली गुलाटी, मेरा नाम शैली गुलाटी है, आगे माय नेम इज शैली गुलाटी, तो क्या है, आप फ़ौरन मतलब समझ रहे हो कि मैं अपना नाम बता रही हूँ कि मेरा नाम शैली गुलाटी है। ये हो गया आपका सैंडविच मेथड, एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने की एक टेक्निक है ये। क्लियर है या नहीं है बताओ? ताकि बच्चा इमीडिएटली समझे मतलब क्या है और स्टिल गेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, एक्सपोजर भी मिले बच्चे को, लैंग्वेज का, टारगेट लैंग्वेज का एक्सपोजर भी मिले। नो नीड फॉर स्टूडेंट्स टू कीप यूजिंग अ डिक्शनरी और आस्किंग फॉर अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, यानी बच्चों को ज़रूरत नहीं है कोई डिक्शनरी देखने की, उसका इस्तेमाल करने की, या किसी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बोल दिया, शुभ रात्रि जैसे हम बोलते हैं हिंदी में ना, तो हम पहले गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बच्चा समझ गया कि गुड नाइट को शुभ रात्रि बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सैंडविच मेथड, बाइलिंगुअल टेक्निक हो गई, L1 L2 L1। देखो मैंने ये सारे नेम पता है क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि इमेजिन सैंडविच मेथड की जगह बाइलिंगुअल सैंडविच टेक्निक आ जाए, L1 L2 L1 मेथड आ जाए, या 3 स्टेप ट्रांसलेशन मेथड आ जाए, तो आपको नेम्स पता होने चाहिए या नहीं? चलो इसका एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखते हैं। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला क्लास में ओपन योर नोटबुक्स,
क्लास में बोल दिया आपने ओपन योर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स जल्दी से ओपन करिए। चलो जल्दी तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हटा दो चलो। ओपन योर नोट्स बुक, अपनी नोटबुक खोलिए। ओपन योर नोट्स बुक। बच्चे समझ गए, आप कह रहे हैं बच्चों को नोटबुक खोलने के लिए, तो बच्चा सीख भी रहा है फॉरेन लैंग्वेज, मतलब इमीडिएटली बच्चा समझ रहा है। तो ये हो गया आपका सैंडविच मेथड। इमीडिएटली अपनी नोटबुक खोलो, ओपन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक खोलो, ओपन योर नोटबुक। बच्चा समझ रहा है, ये हो गया आपका सैंडविच मेथड। यानी पहले आप अपनी बात इंग्लिश में बोल रहे हैं, देन हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, देन रिपीट कर रहे हैं अगेन अपनी टारगेट लैंग्वेज को, जो आपने लाइन बोली। Why it works, student get direct meaning and target language from another together। बच्चे को डायरेक्ट इसका मतलब भी समझ आ रहा है, साथ ही साथ टारगेट लैंग्वेज भी जो है वो भी साथ में फॉर्म हो रही है। हो रही है नहीं हो रही, बच्चा दोनों चीज़ें सीख रहा है, मतलब भी समझ आ रहा है। द फाइनल रिपीटिशन द टारगेट लैंग्वेज हेल्प फिक्स द इंग्लिश फॉर्म इन द स्टूडेंट माइंड। जब आप पहले रिपीट कर रहे हैं ओपन अ नोटबुक, अब हमारे लिए सिंपल है बट जो बच्चा सीख रहा है उसके लिए नहीं है ना। फिर आप बोल रहे हैं अपनी नोटबुक खोलिए, ओपन अ नोटबुक। और फाइनली आप बोले ना, तब तक बच्चे के दिमाग में बात फिक्स हो गई कि भाई ओपन अ नोटबुक मतलब है अपनी नोटबुक खोलो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दो, क्लियर है? चलो जी, क्लास भी आज की क्लियर हो गई कंप्लीट हो गई। अच्छी लगी है क्लास, सब कुछ मज़ा आया, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही जुड़े रहो, सपोर्ट करते रहो, मोटिवेट करते रहो मुझे भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू लर्नर्स हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर अपडेट्स। एंड जो अभी हमारी क्लासेस नेक्स्ट सब्जेक्ट के आने वाली हैं उसके अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, मज़ा आया, बोर तो नहीं हुए। वेट करूँगी मैं आपके रिव्यूज़ का और आपके रिस्पॉन्स का ऑफकोर्स। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल वही सेम टाइम रात को 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।